मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है वैदिक युग में। आज का हमारा विषय है एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिसने भारत में घूम घूम कर लोगों की बहुत ज़्यादा सेवा की एवं लोगों को स्वदेशी के बारे में जागृत किया, जिसने विदेशी कंपनियों की ऐसी ऐसी पोल खोली जिससे लोग अनभिज्ञ थे। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे महापुरुष की जो एक विचार बन गया, जिसका नाम है स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता श्री राजीव दीक्षित। मित्रों, श्री राजीव दीक्षित जी के परिचय में जितनी भी बात कहूँ वो बहुत ही कम है। चंद शब्दों में इनके परिचय को बयान कर पाना किसी के लिए भी असंभव ही होगा। ये बात वो लोग अच्छे से समझ सकते हैं जिसने श्री राजीव दीक्षित जी को यूट्यूब पर बहुत अच्छे से सुना हो अथवा पुस्तकों में पढ़ा हो एवं गहराई से चिंतन एवं मनन किया हो। फिर भी हमने थोड़ा सा प्रयास करके श्री राजीव दीक्षित जी के परिचय को कुछ शब्दों का रूप देने का प्रयास किया है। और मैं ये बातें आपको पहले से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जितना परिचय मैं बताऊँगा ये राजीव भाई के जीवन का 1% भी नहीं है, उनके कार्यों का 1% भी नहीं होगा। उनको पूर्ण रूप से यदि जानना है तो उनके व्याख्यानों को सुनना ही पड़ेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। श्री राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर सन 1967 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली तहसील के नाहा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री राधेश्याम दीक्षित जी एवं माता का नाम मिथिलेश कुमारी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फिरोजाबाद जिले के एक स्कूल में हुई थी। इसके उपरांत उन्होंने इलाहाबाद शहर के JK इंस्टीट्यूट से BTech की और IIT कानपुर से MTech की उपाधि हासिल की। लेकिन दोस्तों, एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के अनुसार एक RTI चल रही है, समय उनसे पता चलता है कि राजीव भाई ने IIT कानपुर से कोई MTech नहीं किया। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि RTI जो है, देखो पूरा तंत्र कहाँ पर कार्य कर रहा है। बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि राजीव दीक्षित जी को हम अपना आदर्श, अपना गुरु इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने BTech किया, MTech किया, बल्कि हम उन्हें अपना आदर्श इसलिए मानते हैं, उनके गुणों के कारण मानते हैं, उनके स्वदेशी के ज्ञान के कारण मानते हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति को किस तरीके से जागृत किया, उन्होंने विदेशी कंपनियों की पोल किस तरीके से खोली, उन्होंने आयुर्वेद के बारे में जो महान ज्ञान लोगों के सामने प्रस्तुत किया सरल शब्दों में, उससे हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने लोगों की किस तरीके से घूम घूम कर सेवा की, इस तरीके से हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। उन्होंने भारत की गरीबी के बारे में कितना महान चिंतन किया, इतनी सारी पुस्तकें इतने छोटे से जीवन में लिख डाली उन्होंने, इतने सारे आंकड़े इकट्ठे कर दिए जिसे इकट्ठा करने के लिए शायद हम जैसे साधारण आदमियों को जन्म पर जन्म लेने पड़ेंगे। तो दोस्तों, RTI के बाद जो पता चलता है कि राजीव दीक्षित नाम का कोई व्यक्ति यहाँ पर था ही नहीं, तो मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि राजीव दीक्षित जी के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, उनकी डिग्रियों के बारे में जो सब वीडियो बना बना कर डाल रहे हैं, तो हमने राजीव दीक्षित जी के BTech MTech होने के कारण उन्हें अपना आदर्श नहीं माना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और इसके बाद भी किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ भी कार्यरत रहे। श्री राजीव दीक्षित जी इलाहाबाद के JK इंस्टीट्यूट से BTech की शिक्षा लेते समय ही आज़ादी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़ गए थे, जिसके संस्थापक श्री बनवारी लाल शर्मा जी थे, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गणित विभाग के मुख्य शिक्षक थे। इसी संस्था में राजीव भाई प्रवक्ता के पद पर थे। संस्था में श्री अभय प्रताप, संत समीर केसर जी, राम धीरज जी, मनोज त्यागी जी और योगेश कुमार मिश्र जी शोधकर्ता अपने विषयों पर शोध कार्य किया करते थे, जो कि संस्था द्वारा प्रकाशित नई आज़ादी उद्घोष नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुआ करते थे।
और राजीव भाई के ओजस्वी वाणी से देश के कोने कोने में व्याख्यानों की एक बाढ़ सी आ गई थी। लोग बाग उनके व्याख्यानों से प्रभावित हो गए थे और एक राष्ट्रभक्त के रूप में जो उन्होंने अपना दायित्व निभाया वह अतुल्य था। बचपन से ही राजीव भाई देश की समस्याओं को लेकर बहुत गहरी रुचि रखते थे। प्रति मास 800 रुपये का खर्च उनका मैगनीजों को पढ़ने, खरीदने और सभी प्रकार के अखबारों को पढ़ने में हुआ करता था। वे भी 9वीं कक्षा में ही पढ़ते थे। उन्होंने अपने इतिहास के एक अध्यापक से सवाल किया कि और उसका जवाब अध्यापक के पास भी नहीं था। उन्होंने प्रश्न किया कि अंग्रेज़ों का भारत के राजा से प्रथम युद्ध सन 1757 में इस प्लासी के मैदान में हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला था। उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। उस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव के पास कितने सैनिक थे और सिराजुद्दौला के पास कितने सैनिक थे, क्योंकि युद्ध बिना सैनिकों के कभी लड़ा ही नहीं जाता। तो इस प्रश्न का जवाब उनके गुरु के पास नहीं था। तो राजीव भाई ने उनको बराबर एक ही सवाल पूछा कि सर आप जरा ये बता दीजिए कि कोई भी सिपाही के बिना युद्ध लड़ सकता है क्या? अध्यापक ने फिर भी कहा नहीं लड़ सकता। तो फिर राजीव भाई ने पूछा तो हमको ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि युद्ध में कितने सिपाही थे, अंग्रेज़ों के पास कितने थे, सिराजुद्दौला के पास कितने थे? यदि हमको ये मालूम हो जाएगा तो हम बात की गंभीरता को समझ सकते हैं। तो अध्यापक ने कहा कि मुझे भी नहीं पढ़ाया गया तो मैं कहाँ से पढ़ाऊँ, और बहुत सारी पुस्तकें इस देश में ऐसी है कि इतिहास की पुस्तकों से प्लासी का जो युद्ध है भरा पड़ा है, लेकिन किसी भी पुस्तक में सिपाहियों की संख्या दी ही नहीं है। तो ऐसे ही देश की आज़ादी से जुड़े सैकड़ों सवाल राजीव भाई के दिमाग में घूमते रहते थे। इसी बीच उनकी एक मुलाकात एक महान प्रोफेसर धर्मपाल जी से हुई, जिनकी किताबें अमेरिका में पढ़ाई जाती है लेकिन भारत में नहीं। धर्मपाल जी को राजीव भाई अपना गुरु भी मानते हैं। उन्होंने राजीव भाई के काफ़ी सवालों का जवाब ढूंढने में बहुत सारी मदद की। उन्होंने राजीव भाई को भारत के बारे में जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए वो इंग्लैंड की लाइब्रेरी हाउस ऑफ कॉमन्स में रखे हुए थे, जिनमें अंग्रेज़ों ने पूरा वर्णन किया था कि कैसे उन्होंने भारत को गुलाम बनाया। राजीव भाई ने उन दस्तावेज़ों का बहुत अध्ययन किया और ये जानकर उनके रोंगटे खड़े हो गए कि भारत के लोगों को भारत के बारे में गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा है। फिर सच्चाई को लोगों के सामने लाने के लिए राजीव भाई गांव-गांव, शहर-शहर घूमने लगे, व्याख्यान देने लगे और साथ-साथ देश की आज़ादी और देश के अन्य गंभीर समस्याओं का इतिहास और उसका समाधान तलाशने लगे। इलाहाबाद में पढ़ते हुए उनके एक खास मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था योगेश कुमार मिश्र। उनके पिताजी इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकील थे। तो राजीव भाई और उनके मित्र अक्सर उनसे देश की आज़ादी से जुड़ी रहस्यमय बातों पर वार्ता किया करते थे। तब राजीव भाई को देश की आज़ादी के विषय में बहुत ही गंभीर जानकारी प्राप्त हुई कि 15 अगस्त 1947 को देश में कोई आज़ादी नहीं आई, बल्कि 14 अगस्त 1947 की रात को अंग्रेज माउंटबेटन और नेहरू के बीच एक समझौता हुआ, जिसे ट्रांसफ़र ऑफ पावर एग्रीमेंट कहते हैं, सत्ता का हस्तांतरण कहते हैं। इस समझौते के अनुसार अंग्रेज अपनी कुर्सी नेहरू को सौंप कर जाएंगे। उनके द्वारा भारत को बर्बाद करने के लिए बनाए गए 34,735 कानून वैसे ही इस देश में चलेंगे। और क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वे पूरे देश का विरोध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, तो सिर्फ एक ही कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को छोड़कर जाएगी और बाकी बची 126 कंपनियां और भारत को लूटने के लिए आई थी वैसे ही भारत में व्यापार करती रहेगी, लूटती रहेगी। आज इन विदेशी कंपनियों की संख्या बढ़कर 8992 को पार कर गई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए भी आपको राजीव भाई के व्याख्यानों को गहराई से सुनना पड़ेगा। एक बात जो राजीव भाई को हमेशा परेशान करती रहती थी कि आज़ादी के बाद भी अगर भारत में अंग्रेजी कानून वैसे के वैसे ही चलते रहेंगे तो आज़ादी के बाद भी विदेशी कंपनियां भारत को वैसे ही लूटेगी जैसे आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा करती थी।
आज़ादी के बाद भी भारत में वैसे ही गोहत्या होती रहेगी जो अंग्रेज़ों के समय होती थी, तो हमारे देश की आज़ादी का अर्थ ही क्या रह जाता है। तो ये सब जानने के बाद राजीव भाई ने इन विदेशी कंपनियों और भारत में चल रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बार फिर से वैसा ही स्वदेशी आंदोलन शुरू करने का संकल्प किया, जैसा किसी समय एक बार बाल गंगाधर तिलक जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किया था। अपने राष्ट्र में पूर्ण स्वतंत्रता लाने और आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़ा करने के लिए राजीव भाई आजीवन ब्रह्मचारी रहने की अखंड प्रतिज्ञा की और उसे जीवन पर्यंत भी निभाया। वो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर लोगों को जागरूक करते, अंग्रेजी कानून, आधी अधूरी आज़ादी, विदेशी कंपनियों की लूट के बारे में लोगों को बताने लगे। सन 1999 में राजीव भाई के स्वदेशी व्याख्यानों की कैसेटों ने समूचे देश में धूम मचा दी। 1984 में जब भोपाल गैस कांड हुआ तो राजीव भाई ने इसके पीछे का षड्यंत्र का पता लगाया और खुलासा किया कि ये कोई घटना नहीं थी बल्कि अंग्रेज़ों द्वारा किया गया एक परीक्षण था। ये भी आप तब राजीव भाई ने यूनियन कार्बाइड नाम की एक कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया था। ये भी आप राजीव भाई के व्याख्यानों में विस्तार पूर्वक सुन सकते हैं। इसी प्रकार 1995 और 96 में टिहरी बांध के बनने के खिलाफ ऐतिहासिक मोर्चे में भाग लिया और पुलिस लाठीचार्ज में काफ़ी चोटें खाई। और इसी प्रकार 1999 में उन्होंने राजस्थान के कुछ गांववासियों के साथ मिलकर एक शराब बनाने वाली कंपनी को, जिसको सरकार ने लाइसेंस दिया था, वो कंपनी रोज़ ज़मीन के नीचे से अधिक मात्रा में पानी निकालकर शराब बनाने वाली थी, उस कंपनी को भगाया। 1991 में भारत में चले ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को राजीव भाई ने स्वदेशी उद्योगों का सर्वनाश करने वाला बताया और पूरे आंकड़ों के साथ घंटों घंटों इस पर व्याख्यान दिए। स्वदेशी व्यापारियों को इसके खिलाफ जागरूक किया। फिर 1994 में भारत सरकार द्वारा किए गए WTO समझौते का विरोध किया, क्योंकि ये समझौता भारत को एक बड़ी आर्थिक गुलामी की ओर धकेलने वाला था। इस समझौते में सैकड़ों ऐसी शर्तें स्वीकार कर ली थी जो आज भारत में भूखे किसानों की आत्महत्या करने का, रुपये का डॉलर की तुलना में नीचे आ जाने का, देश में बढ़ रही भूखी और बेरोजगारी, खत्म होते स्वदेशी उद्योगों का, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वकालत आदि सर्विस सेक्टर में बढ़ रही विदेशी कंपनियों का कारण है। राजीव भाई के अनुसार इस समझौते के बाद सरकार देश को नहीं चलाएगी बल्कि इस समझौते के अनुसार देश चलेगा। देश की सारी आर्थिक नीतियाँ इस समझौते को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं और भारत में आज तक भी किसी भी सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है जो WTO समझौते को रद्द कर सके। उन्होंने बताया कि वर्ल्ड बैंक, IMF, UNO जैसी संस्थाएं अमेरिका आदि देशों की पिट्ठू है और विकासशील देशों की संपत्ति लूटने के लिए इनको पैदा किया गया है। WTO समझौते के बारे में भी आप राजीव भाई को विस्तार पूर्वक सुन सकते हैं। इन राष्ट्र विरोधी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने के लिए राजीव भाई अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पूरे देश में विदेशी कंपनियों, अंग्रेजी कानून, WTO आदि के खिलाफ अभियान चलाने लगे। ऐसे ही आर्थर डंकल नाम का एक अधिकारी, जिसने डंकल ड्राफ्ट बनाया था, भारत में लागू करवाने के लिए वो एक बार भारत आया तो राजीव भाई और उनके कार्यकर्ताओं ने उसे जूतों से पीटा एयरपोर्ट पर ही और उसे वहाँ से भगाया। इसके लिए राजीव भाई को जेल भी हुई। 1999 में और 2000 में उन्होंने दो अमेरिका कंपनी पेप्सी कोला और कोका कोला के खिलाफ प्रदर्शन किया और लोगों को बताया कि ये दोनों कंपनियां पेय पदार्थ के नाम पर आपको जहर बेच रही है। उन्होंने हजारों करोड़ की लूट इस देश में कर रही है ये भी बताया और आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ रही है। राजीव भाई ने लोगों से पेप्सी कोक, इसके विज्ञापन करने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों और फिल्म स्टारों का बहिष्कार करने को कहा। सन 2000 में 9/11 की घटना घटी तो कुछ अखबार वाले ने राजीव भाई के पास भी आकर उनके विचारों को जानना चाहा। तब राजीव भाई ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों टावर आतंकवादियों ने गिराए हैं। उन्होंने कहा कि फिर आपको क्या लगता है? राजीव भाई ने कहा, मुझे लगता है ये अमेरिका ने खुद ही गिरवाए हैं, ये काम अमेरिका ने खुद ही करवाया है। तो उन्होंने कहा, आपके पास क्या सबूत है? राजीव भाई ने कहा, तो सबूत तो मैं जल्दी लाकर दे ही दूंगा। और
2000 में घटी घटना को श्री राजीव दीक्षित जी ने सन 2007 में गुजरात में एक व्याख्यान दिया है। 9/11 की घटना का पूरा सच लाइव प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों के सामने रखा, जिसका वीडियो यूट्यूब पर 9/11 वाज टोटली लाई के नाम से उपलब्ध है। और 9 सितंबर 2013 को रूस ने भी एक वीडियो जारी कर 9/11 की घटना को झूठा बताया था। सन 2003 और सन 2004 में राजीव भाई ने भारत सरकार द्वारा बनाए गए WTO कानून का विरोध किया और पूरे देश के व्यापारियों के समूह में जाकर घंटों व्याख्यान दिए और उन्हें जागरूक किया कि WTO का कानून आपकी आर्थिक लूट से ज़्यादा आपके धर्म को कमज़ोर करने और भारत में ईसाईयत को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। देश में हो रही गोहत्या को रोकने के लिए राजीव भाई ने बहुत कड़ा संघर्ष किया। राजीव भाई का कहना था कि जब तक हम गौमाता का आर्थिक मूल्यांकन कर लोगों को नहीं समझाएंगे तब तक भारत में गौरक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि कोई भी सरकार आज तक गोहत्या के खिलाफ संसद में बिल पास नहीं कर सकी। उनका कहना था कि सरकारों का तो पता नहीं संसद में कब गोहत्या के खिलाफ बिल पास होगा, क्योंकि आज़ादी के 64 साल में बिल पास नहीं हुआ तो आगे भी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने खुद इसके लिए बहुत सारे अथक प्रयास किए। उन्होंने देश भर में घूम कर अलग अलग जगह पर व्याख्यान कर लोगों को गौमाता के विषय में उनका आर्थिक महत्व समझाया। उन्होंने 60 लाख से अधिक किसानों को देसी खेती, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग करने के सूत्र बताए कि कैसे किसान रासायनिक खाद, यूरिया, पेस्टिसाइड डाले बिना गौमाता के गोबर और मूत्र से खेती कर सकता है, जिससे उनके उत्पादन का खर्चा लगभग शून्य होगा और उनकी आय में बहुत बढ़ोतरी होगी। आज किसान 15-15 हज़ार रुपये लीटर कीटनाशक खेत में छिड़क रहा है, टनों टन महंगा यूरिया रासायनिक खाद खेत में डाल रहा है, जिससे उसके उत्पादन का खर्चा बढ़ता जा रहा है और उत्पादन भी कम होता जा रहा है। रासायनिक खाद वाले फल सब्जियां खाकर लाखों लोग प्रतिदिन बीमार हो रहे हैं। राजीव भाई ने गरीब किसानों को गाय न बेचने की सलाह दी और उसके गोबर और मूत्र से खेती करने के सूत्र बताए। किसानों ने राजीव भाई के बताए हुए देसी खेती के सूत्रों द्वारा खेती करना शुरू किया और उनकी आर्थिक समृद्धि बहुत बढ़ी हुई। 1998 में राजीव भाई ने कुछ गौ समितियों के साथ मिलकर गोहत्या रोकने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। गोहत्या नहीं होनी चाहिए। सामने बैठे कुरैशी ईसाइयों ने कहा, क्यों नहीं होनी चाहिए? कोर्ट में साबित ये करना था कि गाय की हत्या कर मांस बेचने से ज़्यादा लाभ है या बचाने से। कसाईयों की तरफ से लड़ने वाले भारत के सभी बड़े बड़े वकील, जिनकी फीस 50-50 लाख है, सोली सोराब जी जिनकी फीस 20 लाख, कपिल सिब्बल जिनकी फीस 22 लाख, महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी का जो लड़का है उनकी फीस 32 लाख से 35 लाख। ये बड़े बड़े वकील कसाईयों के पक्ष में खड़े थे और इधर राजीव भाई एक अकेले चट्टान की तरह दूसरी साइड खड़े थे, और जिनके पास कोई वकालत की डिग्री भी नहीं थी, लेकिन सत्य, न्याय और धर्म राजीव भाई के साथ था। भगवान वासुदेव राजीव भाई के साथ थे। तो इन लोगों ने अपना मुकदमा खुद ही लड़ा। इसके अधिक जानकारी के लिए भी आप राजीव भाई का ये व्याख्यान सुन सकते हो, गौमाता के ऊपर है। हाँ, इतना आपको ज़रूर बता दें कि 2005 में मुकदमा राजीव भाई और उनके कार्यकर्ताओं ने जीत भी लिया था। इतने महंगे वकील राजीव भाई का मुकाबला नहीं कर पाए, उनकी आंधी में उड़ गए। राजीव भाई अदालत में गाय के 1 किलो गोबर से 33 किलो खाद तैयार करने का फॉर्मूला बताया और अदालत के सामने यह सिद्ध भी किया कि जिससे रोज़ की 1800 से 2000 रुपये की रोज़ कमाई की जा सकती है। ऐसे ही उन्होंने गौमूत्र से बनने वाली औषधि का आर्थिक मूल्यांकन करके बताया। और तो और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज की गाड़ी गोबर गैस से चलाकर दिखा दी। जज ने 3 महीने गाड़ी चलाई और ये सब देख अपने दांतों तले अंगली चबा ली। राजीव भाई को जब पता चला कि रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियों के बाद देश की सबसे अधिक हज़ारों करोड़ रुपए लूटने की दवा वाली सैकड़ों विदेशी कंपनियां कर रही है, इसके अलावा ये बड़ी बड़ी कंपनियां जो दवाएं भारत में बेच रहे हैं, जो अमेरिका और यूरोप के बहुत से देशों में बैन हैं, जिससे देश में भयंकर बीमारियां फैल रही है, तब राजीव भाई ने इन कंपनियों के खिलाफ भी आंदोलन शुरू कर दिया।
राजीव भाई ने आयुर्वेद का अध्ययन किया और 3500 वर्ष पूर्व महर्षि चरक और महर्षि वाग्भट के सूत्रों को महीनों महीनों पढ़ा और बहुत ज्ञान अर्जित किया। फिर लोगों को ये ज्ञान घूम घूम कर समझाया। और मैं भी आपको बता दूं, राजीव भाई का 11 घंटे का एक व्याख्यान सुनना, जिसे सुनकर मैं भी एक राजीववादी बन गया था। राजीववादी हूँ और सदैव रहूँगा, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य राजीव भाई की ओजस्वी वाणी पर टिका हुआ है। मैं स्वस्थ हो गया उनके व्याख्यान को सुनकर। वो वास्तव में एक तेजस्वी व्याख्यान है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा व्याख्यान है। ये व्याख्यान सभी को सुनना भी चाहिए। वो राजीव भाई एक बार अपने व्याख्यान में बताते हैं कि उनके गुरु प्रोफेसर धर्मपाल जी को लकवे का अटैक आ गया था। उनके शिष्य उन्हें अस्पताल ले गए। राजीव भाई ने देखा कि उनकी आवाज़ पूरी जा चुकी है, हाथ पांव चलने बंद हो गई है। अस्पताल में उनको बांध कर रखा हुआ था। राजीव भाई अपने गुरु को घर ले आए और एक होम्योपैथी दवा मात्र 3 दिन तक दी। उनकी आवाज़ वापस आ गई। 1 सप्ताह में वो वैसे ही चलने लगे जैसे चलते थे। उनका नमक बदल दिया, उन्हें सेंधा नमक खिलाना शुरू कर दिया। तो इनको जो लोग मिले थे प्रोफेसर धर्मपाल जी से, वो यह मानने से इनकार कर रहे थे कि इनको कभी लकवा का अटैक आया था। ऐसे ही कर्नाटक राज्य में एक बार बहुत भयंकर महामारी चिकनगुनिया फैल गई थी और हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। राजीव भाई अपनी टीम लेकर वहां पहुंचे और लोगों की बहुत अधिक सेवा की। ऐसा महान तेजस्वी सेवक, जो इतना पढ़ लिख कर लोगों के बीच करोड़ों करोड़ों रुपए डॉलर कमाने के बजाय, हजारों डॉलर रुपए कमाने के बजाय लोगों की, गरीब लोगों की सेवा करता रहा, फिर भी उस पर अमेरिका और यूरोप से पढ़े लिखे कुछ लोग उन पर कटाक्ष कर देते हैं, तो ये वास्तव में देश विरोधी है। ये वास्तव में देश को खा जाएंगे। हमें इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी भी हो गया है। राजीव भाई ने कर्नाटक सरकार ये देखकर, मतलब कि जब राजीव भाई चिकित्सा कर रहे थे और उनकी औषधियों से ठीक भी हो रहे थे, तो कर्नाटक सरकार ने अपने डॉक्टरों की टीम राजीव भाई के पास भेजी और कहा कि देखो जाकर राजीव दीक्षित किस तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो इस बारे में भी मैं यही कहूँगा कि 11 घंटों का लेक्चर जो है राजीव भाई का यूट्यूब पर उपलब्ध, वो ज़रूर सुनें। इसके अलावा श्री राजीव दीक्षित जी ने यूरोप और भारत की संस्कृति और सभ्यता का भी गहन अध्ययन किया और लोगों को बताया कि यूरोप के लोगों की मजबूरी को अपना कौशल बना रहे हैं और कैसे उनकी नकल कर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। राजीव भाई का कहना था कि देश में आधुनिकीकरण के नाम पर पश्चिमीकरण हो रहा है और इसका एकमात्र कारण देश में चल रहा अंग्रेज मैकॉले का बनाया हुआ इंडियन एजुकेशन सिस्टम है। क्योंकि आज़ाद भारत में सारे कानून अंग्रेज़ों के चल रहे हैं, इसलिए ये मैकॉले का बनाया हुआ शिक्षा तंत्र भी चल रहा है। राजीव भाई कहते थे कि इस अंग्रेज मैकॉले ने जब भारत का शिक्षा तंत्र का कानून बनाया और शिक्षा का पाठ्यक्रम तैयार किया, तो एक बात कही कि मैंने भारत का शिक्षा तंत्र ऐसा बनाया है कि इसमें पढ़ लिख कर निकलने वाला व्यक्ति शक्ल से भारतीय होगा और अकल से पूरा अंग्रेज होगा। उसकी आत्मा अंग्रेज़ों जैसी होगी, उसको भारत की हर चीज़ में पिछड़ापन दिखाई देगा और उसको अंग्रेज और अंग्रेजियत ही सबसे बढ़िया लगेगी। इसके अलावा राजीव भाई का कहना था कि इसी अंग्रेज मैकॉले ने भारत की न्याय व्यवस्था को तोड़कर आईपीसी, सीपीसी जैसे कानून बनाए और उसके बाद बयान दिया कि मैंने भारत की न्याय पद्धति को ऐसा बना दिया है कि जिसमें किसी गरीब को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा। सालों साल मुकदमे लटकते रहेंगे, मुकदमों में सिर्फ फैसले आएंगे, न्याय नहीं मिलेगा। इस अंग्रेज शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी न्याय व्यवस्था के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए राजीव भाई ने मैकॉले शिक्षा और गुरुकुल शिक्षा पर बहुत व्याख्यान दिए हैं और इसके अतिरिक्त अपने एक मित्र आज़ादी बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता पवन गुप्ता जी के साथ मिलकर एक गुरुकुल की स्थापना की। वहाँ वो फेल हुए बच्चों को ही दाखिल करते थे। कुछ वर्ष उन बच्चों को उन्होंने प्राचीन शिक्षा पद्धति से पढ़ाया और बच्चे बाद में इतने ज्ञानी हो गए कि आधुनिक शिक्षा में बड़े बड़े वैज्ञानिक उनके आगे दांतों तले उंगली दबाते थे। राजीव भाई ने राम राज्य की कल्पना को समझना चाहा। इसके लिए उन्होंने भारत के अनेक साधु संतों की राम कथा भी सुनी।
कि भगवान श्री राम राम राज्य के बारे में क्या कहते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर उनको संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर उन्होंने भारत में लिखी सभी रामायण का अध्ययन किया और खुद हैरान हुए कि रामकथा में तो भारत की सभी समस्याओं का समाधान है। फिर राजीव भाई ने घूम घूम कर राम कथा करने लगे और लोगों को बताया कि उनकी राम कथा सभी संत बाबाओं से अलग है, कि वो सिर्फ उसी बात पर अधिक चर्चा करते हैं जिसे अन्य सत्य तो बताते नहीं या खुद वो जानते नहीं। राजीव भाई ने लोगों को बताते कि किस प्रकार रामकथा में भारत की सभी समस्याओं का समाधान निकलता है। रामकथा के बारे में भी राजीव भाई का बहुत बड़ा लेक्चर है, वो भी आप यूट्यूब पर सुन सकते हैं। 2009 में राजीव भाई बाबा रामदेव के संपर्क में आए और बाबा रामदेव को देश की गंभीर समस्याओं से अवगत भी कराया, काले धन के बारे में अवगत कराया। आज़ादी बचाओ आंदोलन के कुछ कार्यकर्ता राजीव भाई के इस निर्णय से सहमत नहीं थे कि वे रामदेव के साथ मिल जाए। फिर भी राजीव भाई ने 5 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान की नींव रखी, जिसका मुख्य कार्य लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ना, समस्याओं का कारण और समाधान बताना था। योग और आयुर्वेद से लोगों को निरोगी बनाना और भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ जोड़कर 2014 में देश से अच्छे लोगों को आगे लाकर एक नई पार्टी का निर्माण करना था, जिसका उद्देश्य भारत में चल रही अंग्रेजी व्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से खत्म करना, विदेशों में जमा काला धन वापस लाना, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना और एक वाक्य में कहा जाए तो ये आंदोलन पूर्ण आज़ादी लाने के लिए शुरू किया गया था। राजीव भाई के व्याख्यान सुनकर मात्र 2.5 महीने में 6 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में प्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन में जुड़ गए थे। राजीव भाई पतंजलि में भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं के बीच व्याख्यान दिया करते थे, जो पतंजलि योगपीठ के आस्था चैनल के माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंचा करते थे। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत स्वाभिमान आंदोलन के साथ 3 से 4 करोड़ लोग जुड़ गए थे। फिर राजीव भाई भारत स्वाभिमान आंदोलन के प्रतिनिधि बनकर पूरे भारत की यात्रा कर निकले, गांव-गांव, शहर-शहर जाया करते थे। पहले की तरह व्याख्यान देकर लोगों को भारत स्वाभिमान से जुड़ने के लिए प्रेरित करते थे। लगभग आधे भारत की यात्रा करने के बाद राजीव भाई 26 जनवरी 2010 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य के एक शहर रायगढ़ पहुंचे। उन्होंने 2 महाजनसभाओं को आयोजित किया। इसके बाद 27 जनवरी 2010 को जंजगीर जिले में 2 विशाल जनसभाएं की। इसी प्रकार 28 नवंबर को बिलासपुर जिले में व्याख्यान देने के बाद 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। उनके साथ छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी दयासागर और कुछ अन्य लोग साथ थे। दुर्ग जिले में उनकी 2 विशाल महाजनसभाएं आयोजित थी। पहली जनसभा तहसील बेमेतरा में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक थी। राजीव भाई ने विशाल जनसभा को आयोजित किया। इसके बाद का कार्यक्रम शाम 4 बजे दुर्ग में था, जिसके जरिए वह दोपहर 2 बजे बेमेतरा तहसील से रवाना हुए। इसके बाद की घटना विश्वास योग्य नहीं है मित्रों। इसके बाद की घटना उस समय उपस्थित छत्तीसगढ़ के प्रभारी दयासागर और कुछ अन्य साथियों द्वारा बताई गई है। उन लोगों का कहना था कि गाड़ी में बैठने के बाद राजीव भाई का शरीर पसीना पसीना हो गया। दयासागर ने राजीव भाई से पूछा तो जवाब मिला कि उनको थोड़ी गैस सीने में चढ़ गई है, सोच जाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा। फिर दयासागर तुरंत उनको दुर्ग के अपने आश्रम में ले गए। वहाँ राजीव भाई सोच गए। कुछ समय बाद जब राजीव भाई नहीं आए तो दयासागर ने उनको आवाज़ दी। राजीव भाई ने दबदबी आवाज़ में कहा, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं निकल रहा हूँ। जब काफ़ी देर बाद राजीव भाई बाहर नहीं आए तो दरवाज़ा खोला गया। राजीव भाई पसीने से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए थे। उनको बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दयासागर ने उनको अस्पताल चलने को कहा। राजीव भाई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर आकर उनको दवाइयाँ दी। फिर भी आराम न आने पर उनको भिलाई से सेक्टर 9 में इस्पात एवं अस्पताल में भर्ती किया।
इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न होने के कारण उनको अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। राजीव भाई एलोपैथी चिकित्सा लेने से मना करते रहे। उनका संकल्प मजबूत था कि वो अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि सारी जिंदगी एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली तो अब कैसे ले लूँ। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय बाबा रामदेव ने उनसे फ़ोन पर बात की और उनको आईसीयू में भर्ती होने को कहा। फिर राजीव भाई ने 5 डॉक्टरों की टीम के निरीक्षण में आईसीयू में भर्ती करवाए गए। उनकी अवस्था और गंभीर होती गई और रात में 1 से 2 के बीच डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेमेतरा तहसील से रवाना होने के बाद की ये सारी घटना राज्य प्रभारी दया सागर व अन्य अधिकारियों द्वारा बताई गई है। अब ये कितनी सच है कितनी झूठ है ये तो उनके नार्को टेस्ट करने से ही पता चलेगा, क्योंकि राजीव दीक्षित जी की मृत्यु का कारण दिल का दौरा बताकर सब तरफ प्रचारित किया गया। 30 नवंबर को उनके मृत शरीर को पतंजलि लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने के लिए आए और 1 दिसंबर राजीव दीक्षित जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। राजीव भाई के चाहने वालों का कहना था कि अंतिम समय में राजीव दीक्षित जी का पूरा चेहरा हल्का नीला काला पड़ गया था। उनके चाहने वालों ने बार बार पोस्टमार्टम करवाने का आग्रह किया, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। राजीव दीक्षित जी की मौत लगभग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से मिलती जुलती है। आप सबको याद होगा ताशकंद से जब शास्त्री जी का मृत शरीर लाया गया था तो उनके भी चेहरे का रंग नीला काला पड़ गया था और अन्य लोगों की तरह राजीव भाई भी ये मानते थे कि शास्त्री जी को विष दिया गया था। राजीव भाई और शास्त्री जी की मृत्यु में जो एक समानता है, दोनों का पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ। राजीव भाई ने अपने पूरे जीवन में देश भर में घूम घूम कर 12,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए। सन 2005 तक वह भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक 4 बार भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा था। भारत के किसी भी मीडिया चैनल में इतना साहस नहीं था कि वो राजीव दीक्षित जी को दिखा सके, लोगों को सुना सके, क्योंकि वह देश से जुड़े मुद्दों पर बात किया करते थे कि एक बार लोग सुन ले तो सन 1857 की बड़ी क्रांति हो जाती। वह ऐसे ओजस्वी वक्ता थे जिनकी वाणी पर माँ सरस्वती साक्षात निवास करती थी। जब वे बोलते थे तो श्रोता घंटों घंटों मंत्रमुग्ध होकर सुना करते थे। 30 नवंबर सन 1967 को जन्मे और 30 नवंबर सन 2010 को ही संसार छोड़ने वाले ज्ञान के महासागर श्री राजीव दीक्षित जी आज केवल आवाज़ के रूप में ही हमारे बीच जिंदा है। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज़ देश के हजारों लाखों करोड़ों युवाओं का मार्गदर्शन कर रही है और भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने में आखिरी उम्मीद बनी हुई है। दोस्तों, राजीव दीक्षित